कंगना रनौत ने कहा था कि वहां पर जो किसान है वो अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं, उनको खालिस्तानी भी कहा गया था, उनको रेपिस्ट भी कहा गया था। तो इस बयान से आप कितने सहमत हैं? इस बयान से मैं बिल्कुल 0% भी सहमत नहीं हूं, और मैंने जाके सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया जी। पुतला फूंकने की हमारी तैयारी थी, लेकिन हम भारत देश के वासी हैं। अगर वो महिला ना होती, चाहे हमें जेल जाना पड़ता, हम उनका पुतला फूंक देते। एक चीज और मैं बोलूंगा, विषय की जानकारी ना होना और ऐसे आदमी को विषय पे बैठाना, वो सरकार के लिए भी घातक होता है। चाहे देर में, आज ना होगा देर में होगा, आप समझिएगा इस बात को। मुझे किसी कलाकार से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी खिलाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनको उनके डोमेन में शिफ्ट कीजिए आप। अगर सचिन तेंदुलकर हैं, अगर हम उनको राज्यसभा का सांसद बनाना है, तो उनको क्रिकेट बोर्ड में भागीदारी दीजिए। कहीं से फतवे जारी हो रहे हैं। आज सुधीर चौहान भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फतवा जारी हुआ। ये फतवा भी नहीं जारी होने चाहिए। हम तो कहते हैं आए नए लोग, मेरे साथ आए, पढ़े, मेरे साथ रहें, सीखें। और मैंने बताया था, हम अपॉर्चुनिटी मिले, डेमोक्रेटिक संगठन है पहला देश का। मैं बताऊं, आप भारतीय किसान यूनियन मंच देश का पहला लोकतांत्रिक संगठन है। 2 साल में इसका अध्यक्ष बदलेगा, एवरी 2 ईयर्स। आपने कहीं देखा होगा कि एजुटेशन के दौरान हमने एक चावल मांगने की भी प्रक्रिया बिल्कुल हमने की थी। गांव गांव जाके हमने उसको, वो सारी चीजें, मैं एक गांधीवादी विचारों का व्यक्ति हूं, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने टेक्निकल डिग्री को छोड़कर सड़क तक संघर्ष किया, आज वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे भाई सुधीर चौहान जी मौजूद हैं, जो किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सवालों की बौछार हम उनसे करेंगे कि किस प्रकार से किसानों का एक बड़ा इतिहास रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में किसानों की कितनी भागीदारी रही है, और आज जो किसान बैकफुट पे खड़ा है वो किसकी देन है और क्यों ऐसा हो रहा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन किसान आज भी वही है जहां पहले था। सुधीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के इस शो में। धन्यवाद पुष्कर जी। सबसे पहले सवालों की बौछार करने से पहले हम लोग आपसे पूछेंगे कि आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से आप आते हैं। यस। हमें पता लगा कि आपने अमेठी से बीटेक किया हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि जब आपने बीटेक कॉर्पोरेट में भी आपने जॉब की है, अच्छे पैकेज पे आप जॉब करते थे, तो ऐसी क्या बात आपके अंदर आई कि आपने उन सारी चीजों को एक साइड करके वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, किसानों के लिए आवाज उठाने का बीड़ा उठाया? धन्यवाद पुष्कर जी, और धन्यवाद एंटायर टीम क्रू जो मुझे आज यहाँ शूट कर रहा है। देखिए, मैंने अपना ग्रेजुएशन भी बीटेक और एमटेक दोनों एमईटी से किया है, कॉर्पोरेट जॉब करता था। और उसके बाद जब किसानों का रोजाना का यहाँ धरना प्रदर्शन रहा, एक चीज मुझे हमेशा पिंच करती थी कि आखिर ये लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, और इंस्टीट्यूशन उनको कोई बहला फुसला के, और एक बड़ा सुबह जब अखबार छपता था तो उसमें बड़ा पिंच होता था कि किसानों की ये मांगे, धरना खत्म। फिर 4 महीने बाद देखो तो फिर वही धरना शुरू। फिर मैंने सोचा कि लोग मेरे पास भी पहुंचे। एज ए लेमैन, जब कम्युनिटी बिल्डिंग करता है, लोग अपनी बातों को सपोर्ट के लिए लोग पहुंचते, मेरे यहाँ भी, मेरे गांव में भी पहुंचे। तो मैंने लोगों को सुना। सुनने के बाद मैंने अपने आइडिया डिलीवर किए, और आइडिया उनसे पूछा कि आखिर प्रॉब्लम की जब तक डेफिनेशन क्लियर ना हो, सॉल्यूशन कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। तो मुझे लगा कि पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है और हमारी डिमांड्स क्या है और उन डिमांड की बैकग्राउंड्स क्या है। हम किसी इंस्टीट्यूशन के पास ऐसे थोड़ी जाएंगे कि हमें ये फलानी चीज दे दो जी, वो इंस्टीट्यूशन आपको क्यों देगा। तो मैंने इन चीजों को जाना, परखा, और परखा जाने के बाद जब मैं पूरे क्षेत्र में निकला, आपने कहीं देखा होगा कि एजुटेशन के दौरान हमने एक चावल मांगने की भी प्रक्रिया बिल्कुल हमने की थी। गांव गांव जाके हमने उसको, वो सारी चीजें, मैं एक गांधीवादी विचारों का व्यक्ति हूं, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। मैं केवल एजुटेशन को एक अहिंसक तरीके से और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा के, और फिर उनके द्वारा समर्थन लेके, तब उसमें आगे बढ़ने की प्रक्रिया को मैं समझता भी, और मुझे लगता है कि वैसे ही हमारे धरना प्रदर्शन चलने चाहिए। क्योंकि जो तरीका सोचने का हमें स्वतंत्रता दिला सकता है, वो हमारे हक भी दिलवा सकता है। तो मैं वहां से जब चला, चीजों को देखा, लोगों से इंटरेक्ट हुआ। मेरा वो फील्ड नहीं था, लेकिन मैं यहीं का पैदा हुआ हूं, जमीन में मैंने सब कुछ देखा, खेती भी देखी है, किसानी भी देखी है, और काम भी किया है कमोबेश। क्योंकि जितना शिफ्ट मेरी जनरेशन ने देखा है, 80s वाली जनरेशन ने देखा, वो आगे वाली जनरेशन इतना नहीं देख पाएगी। उसमें मैंने चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया, कलेक्ट किया, लोगों से बात करी, तो मुझे तो लगा कि मैंने कहा सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है।
जो कुछ भी लोग एक्स्ट्रा कोई डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सब कुछ लिखित में है। सरकारें आई चली गई, उनका फोकस उन मुद्दों पर रहा ही नहीं जो किसान का ड्यू है। डॉक्यूमेंटेड ड्यू को लेने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि लोग कोई अनवांटेड डिमांड्स कर रहे हैं। तो ये चीजें थी, कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि जिनको समराइज करना है, क्योंकि जब भी आप ब्यूरोक्रेसी से बात करोगे, सरकार से बात करोगे, या आज आप मीडिया से बात करोगे, तो हमेशा फैक्ट फिगर आपके पास होने चाहिए, वरना हर एक आदमी कहीं ना कहीं आपको सुनेगा और आपको इग्नोर कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका दर्द था जो आपको आपके अंदर से निकला और आपको लगा कि मुझे इसमें आना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म आपने चुना है। और मैंने आपको कई आंदोलनों का हिस्सा बनते हुए देखा है। मुझे याद है खलीफा जी जब आंदोलन को लीड कर रहे थे, उस वक्त आप उनके साथ भी थे, और शायद बड़ा इम्प्लीमेंटेशन, बड़ा योगदान आपका रहा है उन आंदोलनों में। आपने देखा होगा शहर में आंदोलन तो कई वर्षों से होते आ रहे हैं और बड़े स्तर पे आंदोलन हुए और अलग अलग मांग के लिए आंदोलन होते आ रहे हैं, लेकिन आप अपने आंदोलन को और आंदोलन से कितना हटके देखते हैं? देखिए, हमने आंदोलन जो करा, हमने डॉक्यूमेंटेड ड्यू के लिए आंदोलन करा है, और सबसे बड़ा जो हम हटके देखते हैं, हमने मास को यहाँ पे मोबिलाइज किया है, क्लास को मोबिलाइज नहीं किया है। क्योंकि जब क्लास जाके किसी डिमांड को देता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इकट्ठा होकर वो समूह के रूप में अपना निर्णय ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो अपेक्षा आकांक्षा है जो आम आदमी की है, जो जिसको वो लीडरशिप चुनते हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पे कोई एक फेलियर का काम कर जाते हैं, या मैं फेलियर भी अगर शब्द ना कहूं तो कहीं ना कहीं वो इंटेंशन जो उनकी थी वो पूरी नहीं कर पाते। हमने एक जो डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे हमारा हम डिफरेंट है, वो ये है कि हम लोगों को इन्वॉल्व ज्यादा करके चलते हैं, और उनको पता होता है कि हम अंदर जाके क्या मीटिंग करने वाले हैं। हम बंद कमरे में कभी मीटिंग नहीं करते, और अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारा जा रहा है तो उन लोगों को हम लेके जाते हैं जिन लोगों को हमें बाहर आके बताना ना पड़े कि हमने क्या बात की। तो हमने ये जो बीच में मैनिपुलेशन, एक थोड़ा बहुत जो नेक्सस कहीं ना कहीं बन जाता था ऑफिसर्स का, इंस्टीट्यूशन का और लीडर्स का, उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। ट्रांसपेरेंट हो और डेमोक्रेटिक हो। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि आंदोलनों के ऊपर सवाल खड़े होते थे, अंडर टेबल चीजें हो जाती थी, और नोएडा जब बसा है, तकरीबन 40 साल का सफर रहा है नोएडा को बसने में, मुझे लगता है कि उससे कम ही होगा, और आज तक वो आंदोलन लगातार आंदोलन चलते हुए आ रहे हैं, कोई उसमें बदलाव नहीं आया। लेकिन मैंने देखा है एक यूथ का के रूप में आप उभर कर आए हैं। आपकी एक आवाज पे किसान यूथ जो है वो खड़ा रहता है, और एक लोगों में एक अपेक्षा भी है कि हाँ, ये व्यक्ति आया है, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगा। और मैंने देखा है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के बावजूद आपको हर विषय पे भी अच्छी खासी नॉलेज है, आप जानते हैं चीजों को, आप आंकड़ों पे बात करते हैं। लेकिन इस चीज को कैसे आप साइड करोगे कि जब ये एक प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है आंदोलन के ऊपर कि अंडर टेबल कुछ पैसा गया है, उन्होंने सेटिंग कर ली है, उन्होंने अपना कमीशन ले लिया है, इस चीज को आप कैसे मिटाओगे? देखिए, मैं आज भी लोगों के अंदर वो बात है कि वो समझते हैं कि अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन होगा, या उनके पीछे कुछ उनका लेन देन का उनका रवैया होगा, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, बिल्कुल तीनों प्रश्न आपके बिल्कुल जायज हैं। पॉलिटिकल एजेंडा होगा जी। दूसरा, कोई इनको ऐसा तो नहीं है कि बैक से कोई सपोर्ट करके इनके द्वारा कहीं ना कहीं कोई एक सिनेरियो सेट करवाना चाहता हो अपोजिशन। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें केवल एक तरीके से आप तोड़ सकते हो, और वो है लोगों के बीच जाके उनमें विश्वास पैदा करना। दूसरा, एक जनरेशन जो हमारे यहाँ पे यूथ नोएडा का था और जिसको एसी वाला यूथ बोला जाता था, उनको हमने ये बताया कि भाई आप ये जो छोटे छोटे उद्योग कर रहे हो, छोटी छोटी आप नौकरियां कर रहे हो, आप अगर घर में 4 लोग हो तो हम 4 लोगों को वहां लेके नहीं आए, हमने एक यूथ को वहां से निकाला है। और उनको हमने जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन हमने दिया है, तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन हमने उनको ये समझाया कि भाई आप लोगों का करोड़ों रुपए बकाया है इंस्टीट्यूशन पे। अगर आपको टोटल जितना लैंड गया है उसका 10% लैंड जो आपका करार में लिखा हुआ है, एक्विजिशन की कंडीशन में लिखा, अगर वो मिलता है तो आप पूरे अपने करियर में इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना आप अपना वो हक वहां पे दबा के बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब टाइम निकल जाता है तो केवल कहते हैं सांप निकल जाता है और लकीरें पीटने से कुछ नहीं होता। आज किसी इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, उसके पास एसेट्स भी हो सकता है, वो किसानों का हक दे भी सकता है, लेकिन आप ये सेम अगर ये बात आप कहें कि आने वाले 40 साल के बाद देखिए बड़ी से बड़ी कंपनियां एनसीएलटी में चली गई हैं, बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है? रोजाना आपने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का आप जाके कुछ सुधार आया है? तो कहते थे कि उस पे 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तो 2014-15 में एक पार्टी का गठन हुआ था और वो ये कह के सत्ता में आई थी कि हम लोग देश में ईमानदारी का डंका बजाएंगे,
और उसके बाद उन्होंने लोकपाल बिल पे भी काफी संघर्ष किया। लेकिन आज वो पार्टी पूरी ही बैकफुट पे है। उसके जो मंत्री हैं वो जेल में भी रह के आ चुके हैं। लोगों में जो विश्वास था जब सत्ता में आई थी, तो लोगों में एक विश्वास था कि हाँ अब कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, देश में हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है। तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं आपके संगठन के अंदर जो लोगों में इस तरह का विश्वास जगाते हैं कि नहीं, हमें सुधीर भाई के साथ जुड़ना है और ये हमारी आवाज है, शोषितों की आवाज है, वंचितों की आवाज है? देखिए, कभी भी आप पॉलिटिकल डोमेन में जाएं तो तराश के जाएं और लोगों की डिमांड पे जाएं। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई काम किया हो, सामाजिक काम किया हो और आप उसका एक फायदा लेने के लिए, या आपको लगता है कि मैंने अपना कुछ टाइम या कोई यहाँ पे डिवोशन करा है तो मुझे कहीं ना कहीं इसका एक प्रमोशन के रूप में कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड सेट कर लूं। वहां से आंदोलन खत्म होता है, पॉलिटिकल पार्टी बनती है। और मैं आज स्पष्ट रूप से बोल दूं, ये जो विचार आया था हमेशा और जो यूथ को इससे अलग करता है कि सारे लोग एक ही धारा में बह के चले जाते हैं, अभी उस विचार को आप ये नहीं कह सकते कि वो कहीं पे भी फिल्टर्ड होके कहीं पे वो एलिगेशंस प्रूव हो चुके हैं। एलिगेशन लगना और कोर्ट में जाना, चार्जशीट ना होना और जमानत का आधार बनना और माननीय न्यायालय की टिप्पणियों को अगर देखा जाए तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो विचार उनका अधूरा था या उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। किसी में कोई केस फ्रेम कर देना और फ्रेम करके उसको चार्जशीट ना लगाना और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज बोलते हैं, हर एक जमानत में तीनों जमानतें, अगर मैं उस पार्टी के तीनों नेताओं की बात करूं, तीनों जमानतों में एक ही रिपीटेशन है, तोता ना बने। और तोता किसको बुलाया जा रहा है? ईडी को और सीबीआई को तोता बोला जा रहा है। तो कहीं कहीं जब विधायिका ही, जब हमारी न्यायपालिका ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है, तो हमें नहीं कहना चाहिए कि वो विचार किसी का गलत था। और बहुत अच्छी बात है, आईआरएस ऑफिसर्स थे, आप आज वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आतिशी पढ़ के आई हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई हैं, वो चीफ मिनिस्टर मिल रहे हैं। सारे लोगों का प्रोफाइल करो तो बैकग्राउंड, जो उनके सारे मिनिस्टरों ने, जो चारों ने शपथ लिए, तो कोई लॉ बैकग्राउंड से, सारे अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और रही बात पॉलिटिकल सुचिता की, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है। राजनीति में जब आएंगे, विपक्ष चाहेगा कि मैं पक्ष की तरफ तीर छोड़ूं, पक्ष चाहेगा मैं विपक्ष की तरफ तीर छोड़ूं। जो सत्ता में रहेगा वो कहता है कि मैं, मुझसे प्रश्न मत पूछो। जो विधायक रहते हैं सत्ता दल के, अभी हमारी सरकार चल रही है, हम एजिटेशन में खड़े नहीं हो सकते क्योंकि प्रोटोकॉल है। विपक्ष कहता है जी हमारी सरकार नहीं है, हम इसलिए आपके लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो क्या बचता है? संगठन। और हमने तो इसी वे में काम किया कि ऐसा है, सत्ता आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रोटोकॉल में हैं। विपक्ष कहता है जी हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने कहा हम संगठन है, हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप हमें ऑप्शन दे दें। क्योंकि सरकार हो, इंस्टीट्यूशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो या लीडरशिप हो, वो सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लेके आना है। तो हम आम आदमी के जीवन में अगर परिवर्तन लेके आप आना चाहते हैं तो आप वो परिवर्तन लेके आइए जो आम आदमी आपसे अपेक्षा रखता है। थोपिए मत परिवर्तन को। अगर ये सारी चीजें थोपने से ज्यादा चल रहा है। सैद्धांतिक रूप से अगर किसी पे कोई एलिगेशन लग भी रहा है, किसी भी करप्शन का, किसी भी चीज का, तो मुझे लगता है कि जो एक तरीका है, जो एक प्रारूप तैयार किया गया है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जेल से उनको सीएम का कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसका फेवर करते हैं क्या? नहीं, मैं इसका फेवर नहीं करता। अगर आप एक टीम को बोलते हैं व्हाट इज अ टीम, टीम इज द डेफिनेशन ऑफ सो मेनी पीपल। यस। अभी कभी ये नहीं होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, और जिस दिन आदमी को लगेगा कि ये मेरी फीलिंग है, मैं सबसे अच्छा हूं, आप डेलीगेट करिए अथॉरिटी को। जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेंगे तभी आपका जो जूनियर है वो सबसे बेस्ट करके देगा। और मुझे लगता है कि आज जो डिसीजन लिया है वो ये बेटर डिसीजन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। और अब देखिए, अब जनता की अदालत में आ गए, अब जैसा जनता पर बोले, जैसा उनको मैंडेट में, आगामी चीजें बताएंगी वो, तो क्या आउटकम होता है उसकी। सही बात। एक मेरा प्रश्न आपसे बहुत जरूरी है, वो कि अभी कुछ दिन पहले वर्तमान सांसद मंडी से कंगना राउत ने एक बयान दिया था किसानों को लेकर, जब 3 कृषि कानून के विरोध में वो आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के बॉर्डर को जाम करके किसान बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। तो कंगना राउत ने कहा था कि वहां पर जो किसान है वो अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं, उनको खालिस्तानी भी कहा गया था, उनको रेपिस्ट भी कहा गया था। तो इस बयान से आप कितने सहमत हैं? इस बयान से मैं बिल्कुल 0% भी सहमत नहीं हूं। और मैंने जाके सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया जी। पुतला फूकने की हमारी तैयारी थी, लेकिन हम भारत देश के वासी हैं। अगर वो महिला ना होती, चाहे हमें जेल जाना पड़ता, हम उनका पुतला फूक देते। एक चीज और मैं बोलूंगा, विषय की जानकारी ना होना और ऐसे आदमी को विषय पे बैठाना, वो सरकार के लिए भी घातक होता है। चाहे देर में, आज ना होगा, देर में होगा, आप समझिएगा इस बात को। मुझे किसी कलाकार से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी खिलाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनको उनके डोमेन में शिफ्ट कीजिए आप।
अगर सचिन तेंदुलकर हैं, अगर हम उनको राज्यसभा का सांसद बनाना है तो उनको क्रिकेट बोर्ड में भागीदारी दीजिए। कंगना रनौत है, अगर उनको कराना है तो एग्रीकल्चर एनहेंसमेंट में आप उसको आप फिल्म बोर्ड में आप उनको कहीं सेटल कीजिए। लेकिन एग्रीकल्चर पे कंगना रनावत बोलेंगी, टेनिस पे सचिन तेंदुलकर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इनकी निकल के आएगी नहीं। काउंटर क्वेश्चन इसी बात पे, आपने देखा होगा जब राकेश टिकैत की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, तो बड़ी संख्या में किसानों का एक बहुत बड़ा एक संख्या बल लाल किले पर पहुंचा। वहां पर उन्होंने जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को मारा, मैंने भी वीडियो लाइव देखा था उसमें, किस तरह से पुलिसकर्मी दीवारों को कूद कूद के नीचे गिर रहे थे, उनको धक्का दिया जा रहा था, फिर एक दूसरे धर्म का झंडा वहां पर लगा दिया गया। तो जब कंगना रनौत इस तरह के बयान देती है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि जिस तरीके से दूसरे धर्म का झंडा लाल किले पे लगाया, तो कहीं ना कहीं ये अपमानित करने वाली बात है। वहां की जो सीएनजी बसें थी, लगातार ट्रैक्टर की टक्करों से उनको गिराने की कोशिश की जा रही थी, तो ये कैसा आंदोलन था, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल गलत तरीका था जी, लेकिन मजबूरियां कभी भी आदमी को क्या कहती हैं कि जब चीजें आपको कहीं एडामेंट हो जाए लोग और संवाद में ना आए, और भीड़ का कोई रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा जो आदमी लोगों को लेके आ रहा है, जो एजिटेट कर रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर तरीके से, जो बयान था वो रिलेट तो करता है, रिलेट नहीं करता। कंगना रनौत का कोई रिलेट नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। हिंसक आंदोलन था वो, देखो हिंसक आंदोलन वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। देखिए कह देने से सिनेरियो सेट कर दिया कि वहां पे अनैतिक कार्य हो रहे थे, वहां पे लोगों को मार के टांगा जा रहा था या खालिस्तान को प्रमोट कर रहे थे। इंटेलिजेंस गवर्नमेंट के पास है, लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी, अभी नहीं, सेना भी हमारे देश में हमारी है, कोई दूसरे की तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब है अपने लॉ एंड ऑर्डर को, फेलियर को दूसरे के आंदोलन के ऊपर मत थोपिए आप। फिर वो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं ना, अगर कुछ ऐसा हो जाता वहां पे विक्टिम के द्वारा, अगर किसी सेना के द्वारा अगर कुछ ऐसा होता तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। आज भी विक्टिम कार्ड खेला जाता है। विक्टिम कार्ड का पूरा ही यूटर्न जो हुआ है विक्टिम कार्ड पे हुआ है, आपको ये भी पता होगा। लेकिन वो तरीका भी तो देखिए ना, आप पहले जहां आपने कील गाड़नी शुरू करी, जहां आपने बैरिकेड डालना शुरू करा, वहां आपने अपना डेलीगेशन वहीं पे खड़े कर देते। क्या जरूरत पड़ी है? कोई आदमी, मैं कहता हूं अगर हम कोई जनप्रतिनिधि कल को बन जाए, जरूरी है कि कोई आदमी मेरे ऑफिस में आके मेरे से बात करे? उसको लगता है वो दूर से एक, हम किसके लिए हैं? सरकार किसके लिए, प्रधानमंत्री किसके लिए है? वो लोगों के लिए है। उनको कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है और हम यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, समूह के रूप में आप जाइए, उनकी लीडरशिप के सामने आप खड़े होइए, और वो ज्यादा बेहतर तरीका होता अगर आप संवाद स्थापित करते। की लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए मुझे तो लगता है कि कमी थी एडामेंट होना। अगर जहां भी, मैं आपसे पुष्कर जी बड़ा स्पष्ट कर दूं, डेमोक्रेसी में जहां भी संवाद खत्म होगा, जहां संवाद खत्म होगा, वहीं पे कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर तानाशाही के आरोप लगेंगे। और ऐसा नहीं है पहली सरकार है जिस पर तानाशाही के आरोप लगे, इससे पहले भी इमरजेंसी के टाइम में भी यही स्थिति रही थी, लोगों ने नहीं माना, उसको भी पलटा इस देश ने। तो हमें कभी का इतिहास से केवल दो ही चीज हो सकती है मेरी नजर में, इतिहास केवल दो चीजों के लिए पढ़ा जाना चाहिए। जो गलत प्रैक्टिस थी वो फ्यूचर में कभी ना हो, और जो सही प्रैक्टिस है उनको वर्तमान में आप लेके आइए, जिसने पूरे मास को कहीं बेनिफिशियरी किया हो, लोगों को बेनिफिशियरी किया हो। इतिहास का तीसरा काम ही नहीं है। इतिहास का काम ये नहीं होता कि आज हम बाबर आए थे, वो ये करके गए थे या वो ये करके गए थे। मैं स्पेशली मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं। डराने का काम नहीं होना चाहिए, उसको रिफाइन करके कुछ ऐसा प्रोसेस सेट करने का काम होना चाहिए, फ्यूचर में प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना करो। आज कुछ भी है, चारों तरफ एक सिनेरियो घट देता, आप खालिस्तानी बोल दो, किसी को पाकिस्तानी बोल दो, जो सत्ता के विरुद्ध प्रश्न करेगा उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं बोला जाता, उसको अटल बिहारी वाजपेयी भी बोला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे इनपुट थे जो बाहर से मिल रहे थे, जिस प्रकार के बाहरी लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया, तो उनको निकालिए सोसाइटी से। अभी एक बयान आया था कुछ दिन पहले, देश के सबसे बड़े, मैं मानता हूं कि किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी एक बयान किया कि भाई ये बांग्लादेश और ये वो बन जाता। जी जी, मैंने सुना वो आपने सुना, मैंने फेसबुक पे पोस्ट करा। देखिए डेमोक्रेसी में किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी अलोकतांत्रिक तरीके से किसी सरकार को बदले, ना ये सरकार को बनता है अधिकार, ना ये जनता को बनता है अधिकार। रही बात, अगर जनता को इतना ही ज्यादा विचलन है, वो पॉलिसी में इतनी ही ज्यादा परेशान है, तो वो मैंडेट दे देगी 5 साल बाद। क्लियर मैंडेट के साथ डेमोक्रेसी को चलाइए, और कभी भी वो टैक्टिक्स देश में नहीं आनी चाहिए जो, क्योंकि हम सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। और ये थोड़ा बहुत जितना भी जो डिफरेंस ओपिनियन आया है कि भाई जनता की नहीं सुन रहे, वो इसलिए आया कि 10 साल में, अगर मैं 10-12 साल के सिनेरियो की बात करूं, कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ा, तो लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि ऐसा हमारे यहाँ पे भी हो जाए। ये कभी मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। सत्ता बदले ना बदले, अपने कभी भी शॉर्टकट ना लें, अपना प्रयास करें, अपने लोगों को सही राह पे लेके चले,
रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं फल सही निकल गया। सफलता जरूर सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। टीच के सोशल आदमी का हमारा इतना हक नहीं है कि हम जाके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लें। हम लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों को टीच करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को एजिटेट करने के लिए, लोगों को उनके हक को बताने के लिए कि ये आपका ड्यू है, ये मिल सकता है। और किस तरह का आर्टिकल 14 यहाँ से पहला समानता का अधिकार देता है हमें। हमने कहा कि एक भाई को मिला तो दूसरे भाई को भी मिलना चाहिए। हमारे 5% का प्लॉट, एक भाई, हम दोनों सगे भाई, एक ही दिन हमारे पापा की जमीन गई, हमारे पापा इस दुनिया में है नहीं, आपको मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? हम तो लोगों को वो चीजें दिखाते हैं जो वो लड़ना सीखें। और एक चीज बताऊं, डेमोक्रेटिकली लड़ना सीखें। ऐसा नहीं कि कहीं से फतवे जारी हो रहे हैं। आज सुधीर चौहान भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फतवा जारी हुआ। ये फतवा भी नहीं जारी होने चाहिए। हम तो कहते हैं आए नए लोग, मेरे साथ आए, पढ़े, मेरे साथ रहें, सीखें। और मैंने बताया था, हम अपॉर्चुनिटी मिले। डेमोक्रेटिक संगठन है, पहला देश का, मैं बताऊं आप, भारतीय किसान यूनियन मंच देश का पहला लोकतांत्रिक संगठन है। 2 साल में इसका अध्यक्ष बदलेगा, एवरी 2 ईयर्स, चाहे वो यूथ का हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जिले के, पूरी कार्यकारिणी 2 साल के अंदर बदलेगी। रचनात्मक आपने किया हुआ है। और एक और चीज मैं बताऊं पुष्कर जी, इसमें अगर 2 साल में लोग कहते हैं नहीं भैया आपके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अंधभक्ति बहुत ज्यादा है। उनको लगता है कि भैया आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर मैं किसी दूसरा आदमी आएगा तो पता नहीं टीम बिखर जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होता। जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के कंधे पे नहीं आएगी, जब तक वो मौका कैसे मिलेगा उसको। और 2 बार तक अध्यक्ष बन गया तो तीसरी बात का 2 साल का उसका कूलिंग पीरियड है, बन ही नहीं सकता है। नहीं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं यूथ को प्रभावित जरूर करती है, लेकिन जो एक मोनोपोली आजकल मैं देख रहा हूँ किसानों संगठनों में, वो लगातार एक वंशावली चलती हुई आ रही है। आप राकेश टिकैत जी का संगठन देख लीजिए, बाबा टिकैत हुआ करते थे, अब उनका वंश ही उसी संगठन को चला रहा है। तो एक जो रचनात्मक चीज आपने क्रिएटिव किया हुआ है अपने संगठन में, जो बायलॉज आपने बनाया है, वो अपने आप में एक अनोखा है। और मुझे लगता है कि वो एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। एक और मेरा सवाल है, बड़ा दिलचस्प है, कि नोएडा अथॉरिटी है जो, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार लांछन लगाया है कि अथॉरिटी के कान नाक से भ्रष्टाचार टपकता है। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों का ये दर्द है कि जब भी वो आरटीआई अप्लाई करते हैं, लगाते हैं उनमें, तो उसका जवाब वो नहीं देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने खुद बोला है आके प्रैक्टिकल तरीके से कि हम लोगों ने आरटीआई लगाई है एक बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए, और हमारी मुखबिरी की जा रही है, हमें, हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, हमें धमकियां मिल रही है, थ्रेट मिल रही है। तो ये एक पूरा नेक्सस चल रहा है, पूरा इस तरीके से एक माहौल बना हुआ है। इस डर से कोई ना तो आवाज उठा पाता है, ना ही उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत रख पाता है। तो इसको कैसे दूर हम लोग कर सकते हैं? ये मेरा भी दर्द है। देखिए, इसको मैं इंडिविजुअली अगर बात करूं, एज अ होल तो ये कि सिस्टम में रिफाइनमेंट आना चाहिए, अपर हायरार्की तक इसकी आवाज जाए। आपको डर को छोड़ना पड़ेगा जी, इंडिविजुअल डर को छोड़ना पड़ेगा। आपका घर गिरा देंगे, आपको उठा के जेल में आप पे एलिगेशन लगवा देंगे, आपको मरवा देंगे, जेल में भिजवा देंगे। ये चीज हम इससे बाहर निकल चुके हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब इनके अंदर ये ग्रिप थी कि भाई ये लोगों को उठा के आज आपके यहाँ बुलडोजर भिजवा देंगे। मैं बाबा के बुलडोजर की बात नहीं कर रहा, नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर तो सबसे बड़ा बुलडोजर है पूरे क्षेत्र के लिए। और पिछले 8 साल से अगर ये गरजना बंद हुआ है तो हमने इसको बंद करा है। और इसका बंद कराने का हमारा केवल ये था कि भाई आप ना लीगली आइए। आप देखिए, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं ये नोटिफाइड एरिया है। नोटिफाइड एरिया क्या होता है? आज 48 साल नोएडा अथॉरिटी के हो गए हैं। 1976 में नोएडा अथॉरिटी का गठन हुआ था, आज 24 में बैठे हुए, 48 साल में नोटिफाइड। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो कर लीजिए। एक ही गांव को आपने 4-4 बार एक्विजिशन की बात करते हैं आपको ये भी पता नहीं है कि भाई कभी एक्विजिशन होता है वो खेत का होता है, वो कभी घरों का एक्विजिशन नहीं होता। आपने खेत लिया, हमारे घरों की जो जमीन, हमारे पुराने पुश्तैनी घर बने उनको भी आपने एक्विजिशन में डाल दिया, और उन्हीं के बिहाफ पे आबादी विनियमावली और आपने सुना बैकलीज का जो केस होते हैं, ये इसीलिए आए एग्जिस्टेंस में क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया था, इसीलिए उसके लिए पॉलिसी फॉर्मेशन हुई। और रही बात नेक्सस क्यों बन जाता है, क्यों इन्फॉर्मेशन पास नहीं होती, नोएडा अथॉरिटी एक ऐसा संस्थान है, अगर इसकी पूरी लिस्टिंग करें आप, सीयूज की, एसीयूज की, चीफ इंजीनियर्स की, और जितने भी नीचे हियरार्की है पीज की, अगर इसमें आप टिक मार्क भी करना चाहे तो सीबीआई की भी जरूरत नहीं है, ना ईडी की जरूरत है। बड़ी आसानी से आप फ्रेम कर लेंगे, ये आदमी है इसका यहाँ पे, ये आदमी है इसका यहाँ पे। लेकिन जब कहते हैं ना कि चोर चोर मोसेरे भाई, जब सारा इकट्ठा हो जाए, आपने एक ऐसा भी आइडल कभी देखा है कि एक सीईओ रमारमण, वही तो हमारी बहुजन समाज पार्टी में बसपा में सर्व करते हैं, तीनों प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे वो और सीईओ भी थे। सरकार चेंज होती है तो अगली सरकार भी उन्हीं को कैरी करती है। क्या रीजन है इसका? उसका रीजन ये है कि जो चोरी के दरवाजे ये आदमी जानता है, नया आदमी बिठाएंगे तो वो आदमी उसको चोरी के दरवाजे नहीं मिलेंगे।
उसको समझ में नहीं आएगा। और मैं आईएसओ की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके कैमरे पे। कई जो आईएएस ऑफिसर हैं या पीसीएस ऑफिसर है नोएडा अथॉरिटी में आते हैं, उनको कहता है यार हमें तो यहाँ का सिस्टम ही समझ में नहीं आता, काम ही नहीं समझ में आता, हमें सालों सालों 6-6 महीने पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे होता क्या है, कैसे करते हैं। और जब तक वो आते हैं और जो समझ जाते हैं, तो पुराने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं घुमा के, अगर कोई नया आदमी भी आता है तो उसकी टीम ही तो उसके सामने डेटा प्रेजेंट करेगी कि आपको किसानों के लिए काम क्या करना है, मजदूर के लिए काम करना है, सिविक बॉडी के लिए काम करना है, आरडब्ल्यूए के लिए क्या काम करना है, इंडस्ट्री के लिए क्या करना है, ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, यूथ के लिए काम करना है। क्योंकि हमारी सिविक बॉडी नहीं है हमारे पास। गौतम बुद्ध नगर के अंदर हमारे ना ग्राम प्रधान बनते हैं, ना हमारी नगर पालिका है। और नगर पालिका में जहां लोकल रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं इनको, जैसे हम जैसे लोग हैं, इनको एज अ पॉजिटिव पार्ट भी लेना चाहिए कि भैया विसिल ब्लोअर नहीं है, आपको बताने वाले लोग हैं, फ्री के अनपेड वर्कर जो बताते हैं गली खराब है जी, ये चौराहा खराब है जी, ये स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है जी, ये प्रॉब्लम हमारी आरडब्ल्यू की। आरडब्ल्यू अनपेड, मैं कह रहा हूं अनपेड वर्कर की तरह काम कर रहे हैं जितने भी आरडब्ल्यू के अध्यक्ष है, फोरम अध्यक्ष है, हम किसानों के अध्यक्ष है, डायरेक्टली उन्हीं का तो हम काम कर रहे हैं, उन्हीं को मैसेज दे रहे हैं, और फिर भी हमें वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाते, नहीं सुनते, दबा के रखते हैं। अभी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा आया था कि डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री की दोबारा शुरुआत हो गई है, और इससे मुझे लगता है कि जो वहाँ की भूमाफिया हैं, जो जिन लोगों ने वहां पर अवैध कॉलोनियां काटी हुई है, उनका कहीं ना कहीं एक साम्राज्य बढ़ रहा है जी। और मुझे लगता है कि उससे ना एक हमारा जो पूरा एक सिस्टम है वो चरमरा भी रहा है, क्योंकि नदियों का जो विलुप्तीकरण है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इससे सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है, लेकिन देखिए समस्या को सोचने से समाधान नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं उसके प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। रोग पैदा करने के बाद आप रोग को नहीं निकाल सकते, अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। मैंने कई बार नोएडा अथॉरिटी के बीच में जाके उनके एसीओज और सीओज से बोला है, रोजाना आपकी प्लॉटों की मशरूमिंग होती है, इससे केवल परेशानी आप ये मत समझिए कि नोएडा अथॉरिटी को परेशान, उस गरीब को भी परेशान है जो जिंदगी भर की अपनी कमाई जाके उन लोगों के हाथ में पकड़ा देता है। 150 गज की बाढ़ क्षेत्र में जब वो ले लेते हैं, तो उनके पास समाधान क्या है? आपने 20 बार सुन लिया होगा कि गोमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे ही आपका ये हिंडन रिवर फ्रंट बनेगा। कब बनेगा वो? जब बनेगा जहां सुई की नोक रखने के लिए भी जमीन नहीं आपके पास मिलेगी। अगर आपको उसको रिवर फ्रंट को डेवलप करना है, देखिए जो मजदूर है आज की डेट में, तो कहूं जो धनाढ़ आदमी भी, आपने फ्लैट की आपकी कीमत की बात करें तो 5 करोड़ से नीचे का फ्लैट लॉन्च नहीं हो रहा है नोएडा में। पहले आप वो जमाने की बात भूल जाओ कि हमने 2500 रुपए 3000 रुपए में जाके नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट ले लिया, नोएडा एक्सप्रेस वे में फ्लैट ले लिया, ग्रेटर नोएडा में 1700-1800 रुपए स्क्वायर फीट, वो समय लग गया है। अब जो गरीब है, अगर आपका 27 लाख वोटर लोकसभा में वोट कर रहा है और एक विधानसभा में 9-9 लाख वोटर वोट कर रहा है, और आप अपने आप को एक्सपोर्ट का नंबर 1 जिला, पूरे गौतम बुद्ध नगर का जो एक्सपोर्ट है वो पूरे उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट का 50% है। इंडस्ट्री बड़ा रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी कलेक्शन, सब में हम नंबर 1 चल रहे हैं। इसका मतलब कहीं हमारी बैक सपोर्ट, हमारे कॉर्पोरेट में काम करने वाला 4th क्लास एम्प्लॉय, हमारा वर्कर, हमारा ड्राइवर, हमारी मेड, हमारा वो सब्जी वाला, हमारा भाजी वाला, हमारा वो इंसान जो मेरे बच्चे को स्कूल को टर्री में लेके जाके ई रिक्शा में स्कूल लेके जाता है, सबके पास गाड़ी या ड्राइवर नहीं है। वो सारा इकोसिस्टम के लिए आप बताओ पिछले 15 साल में एक भी कोई लाल फ्लैट के लिए जमीन अलॉट हुई हो? किसी ने किसी को LIG MIG या एक सिंगल फ्लैट की इस शहर में बात हुई हो? मेरा यहां पे डिफरेंस आता है इनसे, MP और MLA से। जब आप शहर को बसवा रहे हैं, रोजाना आप कॉर्पोरेट की मीट करा रहे हैं, योगी जी आके वहां पे आते हैं, मोदी जी आपके आगे ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो में आपके बड़े बड़े इवेंट्स को कर रहे हैं, ऐसे यमुना प्राधिकरण बड़ा बड़ा इवेंट लॉन्च कर रहा है। आप ये बता दीजिए ये सारे लोग कहां जाएंगे? ये जाएंगे सीधे सीधे यमुना के डूब क्षेत्र में, हिंडन के डूब क्षेत्र में। सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। गांव में पहले आपको 2-3 हजार रुपए का कमरा मिल जाता था, 8-8, 10-10 हजार का एक रूम का रेंट है। कहां से देंगे ये लोग? देखिए सबसे पहले अगर शहर को बसाना है, क्यूटो और शिकागो और लंदन जब ये जाते हैं हमारे नेता तो बड़े खुश हो जाते हैं वहां पे जाके, क्योंकि सरकारी पैकेज पे जाते हैं घर, यार ऐसा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। साहब ये देखो उनके लिए यहाँ पे यूथ हॉस्टल के नाम पे इस पूरे शहर में एक यूथ हॉस्टल नहीं है। वही बच्चा अगर बाहर से आके रहना चाहे 500 रुपए में, अगर किसी कमरे में 200 रुपए में पर्ची कट जाए, उसको अच्छा खाना मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयार करने के लिए अगर कोई है, एक यूथ हॉस्टल नहीं है। ट्विन टावर को गिरा सकते थे, क्यों गिरा दिया भाई? उसका पैसा है, आपको कहते हैं कि 3,500 करोड़ रुपए का सुपर टेक के बकाया है, उसको आप अपने अंडर में लेते, यूथ हॉस्टल खोल देते एक जगह। वो पॉलिसी तो कहीं ना कहीं हमें भी समझ में नहीं आई, उसको जिस तरीके से उन्होंने ध्वस्त किया वो नहीं करना चाहिए था, उससे उसका ऑल्टरनेट निकल सकता था। तो ये जो डूब क्षेत्र की मशरूमिंग है, वहां भूमाफिया काम नहीं कर रहा है, वहां आप ये सबसे ज्यादा अगर शोषण हो रहा है तो वहां गरीब आदमी का हो रहा है। कल को आप वो जमीन आज ले रहा है, कल को हो सकता है आप उसको
डेमोलिश कर दे। लेकिन उस आदमी को देखिएगा ना जिसने जिंदगी भर की कमाई वहां पे लगा दी जाके, बड़ा सेविंग उसने अपना और वहां पे लगा दे। तो मैं तो कहूंगा कि जो काम करना है प्रोएक्टिवली इस पे काम करें। जो जमीनें खाली हैं, अगर इनको रिवर फ्रंट बनाने हो, जमीनों का एक्विजिशन करें, और एक्विजिशन करके वन गो में वहां पे आप फैसिलिटी डेवलप करें। इंतजार ना करें, रजिस्ट्री खुलने से कुछ नहीं होता। इस देश में 50 तरीके के हैं, जाके आप जाके जीपीए करवा दो, जीपीए एग्रीमेंट विल करा लो, यहां से नहीं कराओ पंजाब से करा लो, पंजाब छत्तीसगढ़ से जाके करा लो। सबको पता है ऐसे सारे रास्ते प्रोसेस है, लेकिन हो जाता है। भूमाफिया को नहीं रोक पाएंगे ये उस चीज से। और सबसे बड़ी बात, डूब क्षेत्र में कनेक्शन के नाम पे एक बड़ा सिंचित क्षेत्र भी है, लोगों के पास जमीन है, और तो और इसमें किसान पिस रहा है, ट्यूबवेल नहीं मिल रहे हैं उसको, ट्यूबवेल के लिए भी बिजली नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा उसका इंपैक्ट यह आया है कि जो फसलें जिनमें जमीन का नीचे ट्यूबवेल का शुद्ध पानी लगना चाहिए फसल में, वो नदी में से पाइप डाल के पेस्टिसाइड्स को डाल के, और सब्जी की वो पेस्टिसाइड पूरा शहर खा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है। इतनी सेंसिटिविटी जनप्रतिनिधियों के अंदर होनी चाहिए। देखो, दो ही काम करना करिए डोमेन में। अगर आप पॉलिटिकल डोमेन में है तो सोशल रिफॉर्म्स की बात कीजिए, ह्यूमन रिफॉर्म्स की बात कीजिए, और एक एरिया के जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव उसको एक बेटरमेंट एनवायरनमेंट की बात कीजिए। आपके पास 24 घंटे में से 4 घंटे तो हो। अब मैं टिप्पणी करूं दोनों पे या चारों पे, फिर वही कहेंगे टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, उनका अपना डोमेन है, वो जनता जाने, वो जिताते हैं। हमारा तो एक वोट है, और हम तो अभी इनसे होते, हम तो विपक्ष में दे देते हैं, हम नहीं हम देते इनको वोट, अब क्या करेंगे। चलिए, आपका अपना राजनीतिक पहलू है, इसमें तो हम लोग नहीं जाना। हाँ, बिल्कुल सही बात है।